हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी की यूनिट 2 का चैप्टर द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसका आज हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया की पॉपुलेशन के साइज और ग्रोथ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो यहाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जो अब इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है चाइना के बाद। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है और अब इंडिया जल्द ही फर्स्ट नंबर पे आ सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत अलार्मिंग रेट पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। ये एक वार्निंग साइन है हमारी कंट्री के लिए। with a total population of 121 crores। अब हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 121 करोड़। कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग? जो कि 2011 में हुआ था। बिटवीन 1901 टू 51, इस पीरियड में 1901 टू 51 के बीच में जो हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो बिल्कुल मॉडेस्ट रहा, 1.33% रहा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन हाँ, और उसके बाद क्या हुआ? 1911 से 21 के बीच में तो जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो माइनस में चला गया था। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी, -0.03% हो गई थी। अब आप कहोगे कि अगर हमारे, आप कह रहे हो एक तरफ पे, तो आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन इतनी आउटग्रो कर रही है, तो इन ईयर्स में ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो माइनस में चली गई? वो हुआ था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से, जो 1918 से 1919 के बीच में आया था, जिसमें 12.5 मिलियन जो लोग थी उनकी डेथ हो गई थी और 5% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की जो है वो खत्म हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है फिर से आउटग्रो होना शुरू हो गई और 2.2% तक बढ़ गई ईयर 1961 से 81 के बीच में। इसका जो प्रिंसिपल रीजन रहा वो क्या था? द डिक्लाइन इन द डेथ रेट आफ्टर 1921 increased the levels of control over famines and epidemic disease। तो एकदम से जो पॉपुलेशन आउटग्रो हो गई, इसका जो प्रिंसिपल रीजन था वो ये रहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एपिडेमिक डिजीजेस पर कंट्रोल पा लिया और फेमाइन पर भी कंट्रोल कर लिया। द लैटर कॉज वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैटर कॉज मतलब ये जो एपिडेमिक डिजीज वाला जो कॉज था, जो इस पे जो कंट्रोल पा लिया था गवर्नमेंट ने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन फिर से आउटग्रो होना स्टार्ट हो गई थी। द मेजर एपिडेमिक डिजीज इन द पास्ट वर फीवर्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स। अलग अलग तरीके के फीवर्स आए थे, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, और ये सारे डिजीजेस पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल पा लिया था। बट द सिंगल बिगेस्ट एपिडेमिक वाज द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। 1918 से 19 के बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, जिसमें 125 लाख पीपल की डेथ हो गई थी एंड अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जिसकी वजह से 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? जो हमारी गवर्नमेंट है, धीरे धीरे उन्होंने हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी करके इन एपिडेमिक्स को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारी पॉपुलेशन फिर से आउटग्रो होना स्टार्ट हो गई। अब हम बात करेंगे फेमाइन के बारे में कि फेमाइन क्यों होती है, भूखमरी क्यों आती है किसी भी एक एरिया। फेमाइन्स वर कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पॉवर्टी। अगर कोई पॉवर्टी, किसी एरिया में पॉवर्टी लंबे समय तक चलती रहे, कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम तक चलती रहे, वहां के लोग मालनरिश्ड होने लगे, वहां पे माल न्यूट्रिशन आ जाए, और एक ऐसे सोसाइटी में जो कि एग्रो क्लाइमेटिक है, जैसे इंडियन सोसाइटी है हमारी, वो एग्रो क्लाइमेटिक है, एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी है, लोगों का ऑक्यूपेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर है। तो ऐसे अगर एक सोसाइटी में फेमाइन आ जाए, वो किस वजह से आ सकता है? अगर वहां पे वेरिएशंस इन रेनफॉल हो जाए। सपोज कहीं पे किसी एक एग्रो क्लाइमेटिक सोसाइटी में अच्छी रेनफॉल ना हो, उसकी वजह से फेमाइन आने के चांसेस हैं। और क्या हो सकता है? लैक ऑफ एडिक्वेट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर किसी जगह के ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छे ना हो, वहां पर फूड ग्रेन तो है, फूड क्रॉप अच्छी हो रही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए उस फूड क्रॉप को अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ही अच्छी नहीं होंगी, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। इनएडिक्वेट एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। इसके अलावा गवर्नमेंट भी कोई एफर्ट्स ना करे अगर, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, उस वजह से भी फेमाइन आ सकता है। हाउएवर
जो स्कॉलर्स हैं जैसे कि अमर्त्य सेन हो गई, उन्होंने अलग रीजन दिया है फेमाइन आने का। फेमाइन्स वर नॉट नेसेसरली ड्यू टू फॉल इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उनका ये मानना है कि फेमाइन सिर्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होने से ही नहीं आता, बल्कि और किस लिए भी आता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखेंगे। फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स का मतलब है अगर लोग अनेबल हो जाएं फूड को बाय करने में, या अदरवाइज और कोई रीजन से भी वो फूड ऑब्टेन ना कर पाए, इट मीन्स द इनेबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय और अदरवाइज ऑब्टेन फूड। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। आज उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अनलाइक डेथ रेट, बर्थ रेट हैज नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल। जैसे कि डेथ रेट में एक फॉल आया है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, लेकिन बर्थ रेट में उतना ज्यादा अभी फॉल हम नहीं देख पाए हैं। दिस इज बिकॉज द बर्थ रेट इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना। हमने ये चीज पहले भी, ये टर्म पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना, यानी कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो आप ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते, जो इस सोसाइटी में इतने सालों से इनकॉर्पोरेटेड है कि आप लोगों का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जो बर्थ रेट है एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज रिलेटिवली स्लो टू चेंज। By and large, increased levels of prosperity exert a strong downward pull on the birth rate। यानी कि यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर लोगों को एजुकेट कर दिया जाए या एक सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी आए तो बर्थ रेट कम किया जा सकता है। Once infant mortality rates decline, अब बात हो रही है infant mortality rate की। अगर किसी एरिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने लगे तो ये हमें क्या शो करता है कि वहाँ की जो लेवल ऑफ एजुकेशन है और अवेयरनेस है वो अच्छी हो रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, और वहाँ का जो फैमिली साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 के सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें, इंडिया का टोटल बर्थ रेट 22.4 था, जिसमें रूरल बर्थ रेट था 22.4 और अर्बन था 17.3। यानी कि हमें इससे ये पता लगता है कि जो रूरल एरियाज है उनमें अभी भी एजुकेशन की कितनी कमी है और हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज की कितनी कमी है, कि वहाँ पे जो बर्थ रेट है अभी भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा। द हाईएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया इज ऑफ उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट बर्थ रेट इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उत्तर प्रदेश में 25.9% और बिहार में 26.4%, और ये कहा गया है कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इन दो स्टेट्स का जो बर्थ रेट है वो ऐसे ही हाई रहेगा, और ईयर 2041 तक आते आते जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, ये दो स्टेट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे देंगे इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज स्ट्रक्चर के बारे में। एज स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को डिवाइड कर दें, कैटेगराइज कर दें, तो उसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर। यानी कि इतने परसेंट इन्फेंसी को बिलोंग करते हैं, इतने परसेंट अर्ली चाइल्डहुड, इतने परसेंट मिडिल चाइल्डहुड, इतने परसेंट एडोलसेंस, या फिर इतने परसेंट ओल्ड एज पीपल। तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज लोगों को एज के बेसिस पे कैटेगराइज कर दें तो उसको हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर। इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा यूथ है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। The majority of Indians tend to be young, यानी कि ज्यादातर इंडियंस यंग हैं, and the average age is also less than that for most of the countries। यानी कि बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली इंडिया बहुत ज्यादा एक यंग कंट्री है और इसकी एज बाकी कंट्रीज से काफी कम है। The share of the under 15 age group in the total population has come down from its highest level 42% in 1971 to 35 in 2001। यानी कि जो अंडर 15 एज ग्रुप को बच्चे बिलोंग करते हैं वो 1971 में ज्यादा थे, 42% थे, लेकिन अब उनका शेयर गिर के 2001 तक आते आते 35% हो गया था। जो 15 to 60 एज ग्रुप के लोग थे, या जो 15 to 60 एज ग्रुप में जो लोग बिलोंग करते थे, उनका नंबर थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, 53 से 59% हो गया है। और जो 60 प्लस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो अब उनका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5% से 7% की तरफ गया है। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है, कौन सी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं।
The bias towards younger age group in the age structure is believed to be an advantage for India. यानी कि हमारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में जो यूथ है वो बहुत ज्यादा है, तो वही चीज कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, इस चीज ये चीज इंडिया के लिए बहुत एडवांटेजियस है. Like the East Asian economies in the past decade and like Ireland today, जैसे कि East Asian economies थी या जैसे आयरलैंड है, जैसे इन्होंने अपने यूथ का फायदा उठाया, इंडिया को भी अपने यूथ का फायदा उठाना चाहिए, अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज करना चाहिए सही डायरेक्शन में. कंट्री की ग्रोथ के लिए अपने जो यूथ है उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि ये जो यूथ है, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये जो हमें डिविडेंड मतलब एडवांटेज जो हमें मिला है, इसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए. द डेमोग्राफिक एडवांटेज और डिविडेंड to be derived from the age structure of the population is due to the fact that India is, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि इंडिया बहुत ही यंग कंट्री और कुछ टाइम तक वर्ल्ड की यंग कंट्रीज में से ही एक रहने वाला है. The demographic dividend results from an increase in the proportion of workers relative to non-workers. जितना ज्यादा यूथ होगा उतने ही ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एक कंट्री में होगी एज कंपेयर टू non-workers. The working population is roughly between 15 to 64 years of age. जो लोग काम पर जा सकते हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं, वो लोग होते हैं 15 to 64, यानी कि जो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या वर्किंग एज ग्रुप जिनको हम कह सकते हैं, वो अगर ज्यादा होगी तो नॉन डिपेंडेंट ज्यादा होंगे और डिपेंडेंट्स एक कंट्री में कम होंगे. This working age group must support itself. तो इस working age group का जो 15 to 64 years के लोग हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये अपने आप को तो सस्टेन करें ही, बल्कि जो इस एज ग्रुप के बाहर के हैं, जैसे 15 ईयर्स से कम एज के छोटे बच्चे या 64 ईयर्स से ज्यादा एज के जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनको सस्टेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एज ग्रुप की बनती है, who are unable to work and are therefore dependents. तो जो इस एज ग्रुप के बाहर लाए करते हैं उनको क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट्स. सो उन डिपेंडेंट्स को सस्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी एज ग्रुप के लोगों की बनती है. चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ड्यू टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लोअर द डिपेंडेंसी रेशियो. जैसे जैसे हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदलता है, डेमोग्राफी में ट्रांजिशन आते हैं, वैसे वैसे हमारा डिपेंडेंसी रेशियो भी चेंज होता रहता है. और द रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज टू वर्किंग एज पॉपुलेशन thus creating potential for generating growth. हमें कहाँ जाना है, नॉन वर्किंग से ज्यादा हमें कौन से चाहिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन चाहिए, ताकि कंट्री में ग्रोथ आ सके. अब हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया की. सेक्स रेशियो जो है इंडिया का, वो इतने रैपिड रेट पे डिक्लाइन क्यों हो रहा है. पहले 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में क्या रेशियो था, 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. लेकिन 21st सेंचुरी के आते आते वो डिक्लाइन होकर कितना रह गया, 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. द ट्रेंड्स ऑफ द लास्ट 4 डिकेड्स, अगर लास्ट 4 डिकेड्स के ट्रेंड्स की बात करी जाए तो वो बहुत ज्यादा वरीइंग रहे हैं. क्यों, क्योंकि 1961 में 941 था और वो कम होके 1991 तक आते आते फीमेल सेक्स रेशियो कितना रह गया, केवल 927 रह गया. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अगर 2011 के सेंसस की बात करी जाए तो सेक्स रेशियो हैज इंक्रीज. तो पहले के कंपैरेटिवली अब सेक्स रेशियो थोड़ा बेटर हुआ है, पर अब भी इतना बेटर नहीं हो पाया है. अब सेक्स रेशियो कितना हो गया है, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ओके, अब हम बात करेंगे रीजंस क्या है इस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के, क्यों हमारा सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, क्या रीजंस है उनकी बात करेंगे. फर्स्ट रीजन है मैटरनल मोर्टेलिटी एस्पेक्ट, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी मींस मदर की ही डेथ हो जाना while giving birth to a baby, तो उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी एस्पेक्ट. तो ऐसा क्यों होता है वो रीजंस देखेंगे. However, maternal mortality is supposed to decline with development. जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है कंट्री में, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा होता है, लोगों के पास एजुकेशन आती है, अवेयरनेस आती है, मेडिकल और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन होगा. और ऐसा देखा भी गया है कि जैसे जैसे इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कुछ हद तक
कम हुआ है, लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब अगर बाहर की कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अब भी इतना कंट्रोल नहीं हो पाया है, अब भी बहुत ज्यादा हाई है. So it is difficult to see how maternal mortality could have been responsible for worsening the sex ratio, और इसकी वजह से sex ratio और ज्यादा worsen हो चुका है. Other factors, और क्या क्या factors हैं ऐसा होने के? Several factors may be held responsible for the decline in child sex ratio. कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला हो गया नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज. जब गर्ल बेबीज इन्फेंसी के टाइम पर होती हैं, उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता एज कंपेयर टू मेल बेबीज, लीडिंग टू हाई डेथ रेट्स, जिसकी वजह से डेथ रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं. सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस कराते हैं लोग. अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको वॉर्म में ही किल कर दिया जाता है. दैट प्रिवेंट गर्ल बेबीज फ्रॉम बीइंग बोर्न. उसके अलावा लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस भी करते हैं ड्यू टू रिलीजियस या फिर सोशल या कल्चरल बिलीफ्स की वजह से भी. जो हमारे इंडियन सोसाइटी है उसमें ये सारी प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी की थिंकिंग है वो कितनी ज्यादा हॉलो है, कितनी ज्यादा शैलो है, जो ये सब काम यहाँ पर प्रेवलेंट हैं. Each of these reasons point out a serious problem. तो इन सब रीजन से क्या पता चलता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक बहुत ज्यादा सीरियस सोशल प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, जिसका सोल्यूशन हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा. एंड देयर इज सम एविडेंस दैट ऑल ऑफ दीज हैव बीन एट वर्क इन इंडिया. और एविडेंसेस हैं कि इंडिया में ऐसा होता आ रहा है. अब हम बात करेंगे लिटरेसी की. लिटरेसी एज अ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एम्पावरमेंट. यानी कि लिटरेसी क्या है? बहुत ज्यादा एक प्री रिक्विजिट है. एजुकेशन से पहले एक पर्सन को लिटरेट होना जरूरी है. किस लिए? एम्पावर होने के लिए. एक कंट्री को एम्पावर करने के लिए वहां की पॉपुलेशन को लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. The more literate the population, the greater the consciousness of career options. जितने ज्यादा वहाँ की population, एक जगह की population literate होगी, उतने ही ज्यादा वो लोग aware होंगे कि कौन कौन से career options उनके लिए available हैं, और उतना ही ज्यादा वो country की economy में participate कर पाएंगे. Further, literacy can lead to health awareness. इसके अलावा लोगों के पास health awareness भी आ पाएगी, और वो cultural और economic well-being में society की उतने ही ज्यादा contribute कर पाएंगे. इंडिपेंडेंस के बाद से, अगर इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए लिटरेसी लेवल, तो वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है इंडिया में. और अब आज के टाइम पे बात करें तो अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन लिटरेट हो चुकी है. अब हम बात करेंगे डाउन साइड ऑफ लिटरेसी, क्या इसके इल इफेक्ट्स हैं. लिटरेसी वेरीज कंसिडरेबली अक्रॉस जेंडर, रीजन एंड सोशल ग्रुप्स. यानी कि जो लिटरेसी है वो जेंडर टू जेंडर, रीजन टू रीजन, सोशल ग्रुप टू सोशल ग्रुप बहुत ज्यादा वेरी करती है. फॉर एग्जाम्पल, द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज 16.3 लेस देन द लिटरेसी रेट ऑफ मेन. यानी कि आज भी वुमेन को इतनी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है, और मेन के कंपेरेटिवली देखा जाए तो वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 16.3% आज भी बहुत ज्यादा लेस है. ऐसे ही अगर सोशल ग्रुप्स में डिवीजन देखा जाए तो historically disadvantaged communities like scheduled caste and tribes have lower rates of literacy. अगर पहले की बात करी जाए तो पहले SCs और STs में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज्यादा लो था, एंड द रेट्स ऑफ फीमेल लिटरेसी, और इन्हीं ग्रुप्स में जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो तो और भी ज्यादा लो था. अब हम बात करेंगे रूरल अर्बन डिफरेंस, यानी कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या क्या डिफरेंसेस देखे जाते हैं. The vast majority of population of India has always lived in the rural areas, and that constitutes to be true. यानी कि इंडियन सिनेरियो में इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहना पसंद करती है? रूरल एरियाज में पाई जाती है. रूरल एरियाज में रहना पसंद करती है क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी है, एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है. अगर सेंसस ऑफ 2011 की बात करें तो more people are living in rural areas. रूरल एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है. हालांकि अर्बन एरियाज की भी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन रूरल एरियाज में आज भी लोग ज्यादा रहते हैं. 68.8% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और 31.2% अर्बन एरियाज में रहती है. अब देखेंगे हम रूरल पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग रूरल एरियाज में रहना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं. Agriculture used to be by far the largest contributor of country's total economic production. अब तक
कंट्री की इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था वो क्या था, एग्रीकल्चर था, बट टुडे इट ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/6 ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अब सिर्फ 1/6 ही कंट्रीब्यूशन वो जीडीपी में दे पाता है हमारा एग्रीकल्चर, while the majority of our people live in rural areas and make their living out of agriculture। ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी कंट्री की रूरल एरियाज में रहती है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। The relative economic value of what they produce has fallen drastically। लेकिन जो उनकी क्रॉप्स की जो उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए उसका प्राइस बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। Moreover, more and more people who live in villages may no longer work in agriculture or even in the villages। तो उनके प्रोड्यूस का सही प्राइस अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो वो ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन है उसको क्विट करके बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए या बेटर वर्क ऑप्शंस के लिए माइग्रेट होंगे अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एग्रेरियन सोसाइटी है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगी। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन रूरल लाइफ कि रूरल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम। Mass media and communication channels are now bringing images of urban lifestyles and patterns of consumption in rural areas। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मास मीडिया और कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है तो जो अर्बन लाइफस्टाइल है धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है रूरल लाइफस्टाइल के साथ। Consequently, urban norms and standards are becoming well known in remote villages। जो अर्बन लाइफस्टाइल है, शहरों का जो लाइफस्टाइल है या वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे रिमोट विलेजेस यानी कि दूर दूर तक के विलेजेस में पहुंच रहा है। और जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन रिमोट विलेजेस में न्यू एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं कंजम्पशन की, यानी कि जो उनकी कंजम्पशन हैबिट्स हैं वो अब कैसी हो रही है, अर्बनाइज्ड होती जा रही हैं। मास ट्रांजिट एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि मास लेवल पे जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रूरल और अर्बन एरियाज का जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हम बात करेंगे अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू की। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज जैसे कि टाउन्स और सिटीज हैं वो कैसे एक्ट कर रही है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है रूरल पॉपुलेशन को अपनी तरफ खींचने में। Those who cannot find work in rural areas go to the city in search of work। जिन लोगों को अपने रूरल एरिया में काम नहीं मिल पाता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, वो काम की तलाश में कहाँ जाते हैं, अर्बन एरियाज में जाते हैं। तो ये जो फ्लो है रूरल टू अर्बन का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है रिसोर्सेज का, यानी कि ये जो इतना ज्यादा फ्लो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो फैसिलिटीज पहले लोगों को मिल पाती थी इजीली, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ग्रेजिंग लैंड हो गए, ये धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो गया। तो उन लोगों के पास माइग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। If people no longer have access to these resources कौन से resources, ये resources, ये जो हमने पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड पढ़ा, अगर लोगों को, गांव के लोगों को ये resources जो उन्हें वहां पे फ्री में मिलती थी अपने विलेजेस में, अगर वो ही उनको नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियसली वो लोग माइग्रेट होंगे। On the other hand, they have to buy many things in market that they used to get free like fuel, fodder and supplementary food items। और ऐसी चीजें जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया या फिर सप्लीमेंट्री फूड आइटम्स हो गया जो उनको फॉरेस्ट या विलेजेस में फ्री मिलता था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको ये सारी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं मार्केट से। This hardship is worsened by the fact that opportunity for earning cash income are limited in villages। उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज हैं कैश अर्न करने की विलेजेस में वो एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड है। अब हम बात करेंगे अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अर्बन एरियाज में लोग रहना क्यों पसंद करते हैं। Sometimes the city may also be preferred for social reasons, especially the relative anonymity it offers। यानी कि एक अर्बन एरिया में लोग अनोनिमसली रहते हैं, उनको वहाँ कोई जानता नहीं है, कोई वहाँ उनको पहचानता नहीं है, कोई उनकी कास्ट के बारे में नहीं पूछता, ये नहीं पूछता कि आप कौन से सोशल बैकग्राउंड या सोशल ग्रुप से आए हो, इसीलिए लोग अर्बन एरियाज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। The fact that urban life involves interaction with strangers, यानी कि यहाँ पे उनको और क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे वो स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और क्या कहते हैं, अलग अलग रीजन से वो यहाँ पे वो अपना नया फ्रेंड सर्कल भी निट कर सकते हैं।
जो कि सोशली ऑप्रेस्ड कास्ट हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए तो इस टाइप का माइग्रेशन और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन अपनी कास्ट आइडेंटिटी की वजह से उन्हें रूरल एरियाज में फेस करनी पड़ती थी, अब उन्हें वो अर्बन एरियाज में फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अर्बन एरियाज में कोई भी कंसर्न नहीं होता एक पर्सन के कास्ट या फिर उसका क्लास या फिर फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए। The anonymity of city allows the poorer sections of the socially dominant rural groups to engage in low status work that they would not be able to do in villages. Similarly, जिनकी villages में जो कि high caste को belong करते थे, जहाँ पे वो socially जो socially क्या कहते हैं लो क्लास वर्क है वो जो विलेजेस में नहीं कर सकते थे, अब वो सिटीज में आके वही वर्क कर पा रहे हैं। ऑल दीज रीजंस मेक सिटी एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर विलेजर्स। इन सब रीजंस की वजह से जो क्या है सिटी है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जा रहा है विलेजर्स के लिए। अब हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिसीज की, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनके बारे में। द मेट्रोस अट्रैक्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो यानी कि छोटे छोटे विलेजेस से, स्मॉल टाउन से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। देयर आर नाउ 5161 टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया, जिसमें 286 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है। What is striking, however, is that more than 2/3 of the urban population lives in 27 big cities with million plus population। यानी कि ज्यादातर पॉपुलेशन अब कहाँ रहनी शुरू हो गई है, अर्बन एरियाज में। क्लियरली द लार्जर सिटीज इन इंडिया आर ग्रोइंग एट सच अ रैपिड रेट। तो ये जो बड़ी सिटीज हैं, जो मेगा सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, बहुत ज्यादा रैपिड रेट पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ पेस अप नहीं कर पा रहा है। इन सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं अब वो इतनी लिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे आउटग्रो होती जा रही है। अब बात करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। इंडिया ने जो पॉपुलेशन पॉलिसी अपनाई थी वो क्या थी और क्यों अडॉप्ट की गई थी ऐसी एक पॉलिसी। India was perhaps the first country to explicitly announce such a policy in 1952। यानी कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने पहली ऐसी पॉपुलेशन पॉलिसी जिसको अनाउंस करनी पड़ी थी, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतने रैपिड रेट पे आउटबर्स्ट हो रही थी, आउटग्रो हो रही थी, कि इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ी। द पॉपुलेशन पॉलिसी टुक द कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इस पॉलिसी का क्या नेम रख दिया गया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रख दिया गया। इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, इट ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन सोशली डिजायरेबल डायरेक्शंस। यानी कि इस पॉलिसी के अंडर जो पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही थी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई डिजायरेबल डायरेक्शन में। In the early days, the most important objective was to slow down the rate of population growth। Main objective क्या था कि population growth को slow down किया जा सके, कम किया जा सके। कैसे? बर्थ कंट्रोल मेजर्स को प्रमोट करके, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करके, और लोगों में पब्लिक अवेयरनेस ला के हेल्थ इश्यूज के बारे में। The National Family Planning Program was renamed as National Family Welfare Program। इस प्रोग्राम को रीनेम करके क्या रख दिया था, NFWP, यानी कि National Family Welfare Program। After emergency and coercive methods were no longer used, the program now has a broad set of socio-demographic objectives। और इसका नेम चेंज करने के बाद इसके न्यू ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी निकाली, जिसमें उन्होंने क्या कहा, इन विच मोस्ट ऑफ दी सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स वर इनकॉर्पोरेटेड विद न्यू टारगेट्स। यानी कि नए टारगेट के साथ नई पॉलिसी अडॉप्ट करी गई। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको हमारा आज का चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप हमारा जो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको सोशियोलॉजी के सारे डिटेल्ड नोट्स मिल सके। आप हमारी लाइव क्लासेस कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम।
आपको सारे सोशियोलॉजी के डिटेल नोट्स हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आपको सोशियोलॉजी के आंसर कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे एक आंसर को लिखना है, कैसे आपको सोशियोलॉजी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, किस क्वेश्चन में कितना लेंथी आंसर होना चाहिए, वो आपको सब मेरे साथ पता लग जाएगा। तो टेंशन लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ कैसे आंसर्स फ्रेम करने हैं, किस तरीके से सोशियोलॉजी को पढ़ना है, क्या लेटेस्ट सिलेबस है, क्या रिवाइज सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, टेक केयर, बाय बाय।